ये हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस नेचर में दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। बिल्कुल इसी तरह अगर दो चार्जेस एक दूसरे के करीब लाए जाएं तो वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं दो पॉजिटिव चार्जेस को एक दूसरे के करीब लाता हूँ या फिर दो नेगेटिव चार्जेस को एक दूसरे के करीब लाता हूँ तो होगा ये कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में, जबकि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेगा। नतीजतन होगा ये कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे की फील्ड से बाहर चले जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर ये दोनों चार्जेस नेचर में एक दूसरे के ऑपोजिट हों, यानी एक चार्ज पॉजिटिव जबकि दूसरा चार्ज नेगेटिव हो, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। बिल्कुल इसी तरह ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को भी अपनी तरफ खींचेगा। यानी ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे। किस वजह से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। दो चार्जेस के दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इन्हें कंबाइनली नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। लेकिन दो चार्जेस के दरमियान ये फोर्स होती कितनी है, इसका जवाब जानने के लिए हमें कूलम्स लॉ का सहारा लेना पड़ता है। सो हम कह सकते हैं कि कूलम्स लॉ जो है वो एक्सप्लेन करता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को। कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हम कंसीडर करते हैं दो पॉइंट चार्जेस। पहले चार्ज की मैग्नीट्यूड है Q1 जबकि दूसरे चार्ज की मैग्नीट्यूड है Q2, और इन दोनों चार्जेस के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r, जबकि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो है कैपिटल F। कूलम्स लॉ के मुताबिक इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स F है, ये इन दोनों चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड यानी Q1 और Q2 है, इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि इन दोनों चार्जेस के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस r है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो कूलम्स लॉ को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ये इन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और इन दोनों चार्जेस के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस r है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम इन दोनों रिलेशंस को इकट्ठा कर लें, जोड़ लें, तो जो नया रिलेशन बनता है वो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करें तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करने पर एक इक्वलिटी साइन आता है और साथ एक कांस्टेंट आता है k। यहाँ पर ये k कहलाएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और इसकी वैल्यू बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। k के इस रिलेशन में ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। याद रहे कि इस वक्त इन दोनों चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम मौजूद नहीं है। अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस है या वैक्यूम क्रिएट किया गया है। अगर दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस मौजूद हो तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है इसकी वैल्यू बराबर होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू अगर k के इस रिलेशन में यूज़ कर ली जाए तो k बराबर आता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो ये कि दोनों चार्जेस के दरमियान कौन सा मीडियम इस्तेमाल किया गया है। चूँकि इस वक्त दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस है तो हम कहेंगे कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम जो है वो फ्री स्पेस है या वैक्यूम है। अगर ये मीडियम फ्री स्पेस के बजाय एयर या ग्लास की कोई शीट होती
तो उसी के मुताबिक के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और के की वैल्यू चेंज होने से जो फोर्स है दोनों चार्जेस के दरमियान वो भी सेम नहीं रहेगी। सेकेंडली, के डिपेंड करता है यूनिट्स ऑफ एफ एंड आर पर, यानी जो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है उस फोर्स को और दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस आर है उनको किस यूनिट्स में मेजर किया जा रहा है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के की ये वैल्यू अगर आप इस्तेमाल करें फोर्स के इस फॉर्मूले में, तो जो आपके पास नया फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो फाइनल रिलेशन जो है फोर्स का वो आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। याद रहे यहाँ पर फोर्स की मैग्नीट्यूड का जिक्र हो रहा है। अगर आप फोर्स को वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि है आर। ये यूनिट वेक्टर आर इस फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, क्योंकि याद रहे किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर आर का इस्तेमाल करते हैं। अभी शुरू में हमने बात की कि दो चार्जेस या तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं या फिर दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने दो चार्जेस यानी Q1 और Q2 जो सपोज किए थे वो दोनों चार्जेस सिमिलर हैं, यानी दोनों पर या तो पॉजिटिव चार्ज है या फिर दोनों पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अगर दोनों चार्जेस सिमिलर हैं तो ये जो Q1 है इस Q2 को इस डायरेक्शन में यानी अपने से दूर धकेलेगा। बिल्कुल इसी तरह Q2 जो है वो Q1 को इस डायरेक्शन में यानी इस फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में अपने से दूर धकेलेगा। आप देख सकते हैं कि दोनों फोर्सेस जो हैं एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हैं। वो फोर्स जो कि Q1 Q2 पर लगाता है उस फोर्स को डिनोट किया गया है F21 से। इसी तरह वो फोर्स जो Q2 Q1 पर लगाता है उसे डिनोट किया गया है F12 से। F21 वो फोर्स है जो Q2 चार्ज पर लग रही है, किसकी वजह से? Q1 चार्ज की वजह से। बिल्कुल इसी तरह F12 ये वो फोर्स है जो पहले चार्ज की वजह से लग रही है और किस पर लग रही है? दूसरे चार्ज पर। अगर आप F21 निकालना चाहते हैं इस फॉर्मूले से F21 बराबर आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली फोर्स का यूनिट वेक्टर जिसे डिनोट किया गया है R21 से। इसी तरह अगर आप F12 निकालना चाहते हैं तो F12 में जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया जाएगा वो इस फोर्स की डायरेक्शन बताएगा और ये बराबर होगा R12 के। अभी हमने देखा कि दोनों फोर्सेस जो हैं एक दूसरे के क्या हैं? ऑपोजिट हैं। इसके साथ एक और बात आप याद रखेंगे वो ये है कि दोनों फोर्सेस डायरेक्शन में ऑपोजिट तो होती हैं दोनों चार्जेस के दरमियान, लेकिन ये मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर होती हैं। यानी लिखा जा सकता है कि F21 और F12 ये मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर हैं और डायरेक्शन में ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जबकि इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन को यहाँ पर नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया गया है। इस रिलेशन का मतलब ये है कि दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड बराबर है। मैग्नीट्यूड बराबर होने का मतलब ये है कि F21 जो कि इस वक्त वेक्टर फॉर्म में था लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा है, ये बराबर है किसके? F12 के। यहाँ नोट करें कि ऊपर वाले रिलेशन में F के ऊपर वेक्टर साइन डाला गया है, जबकि नीचे वाले रिलेशन में हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है। लेकिन चूंकि दोनों फोर्सेस डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों फोर्सेस के जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो आपस में बराबर तो हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। अब हम देखते हैं कि दोनों चार्जेस के दरमियान अगर आप फ्री स्पेस की जगह कोई मीडियम इंसर्ट कर दें तो मीडियम इंसर्ट करने से दोनों चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स पर क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि
एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है। मान लीजिए कि इस वक्त इन दोनों चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम मौजूद नहीं है, यानी इन दोनों चार्जेस के दरमियान इस वक्त फ्री स्पेस या वैक्यूम मौजूद है। दोनों चार्जेस इस वक्त एक दूसरे पर मैक्सिमम फोर्स लगा रहे होंगे और उस फोर्स को हम डिनोट करते हैं एफ से। अब हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान एक नया मीडियम जैसा कि एयर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी गई है। एयर इंट्रोड्यूस करवाने के बाद एयर के मॉलिक्यूल्स इन दोनों चार्जेस के दरमियान ट्रांसफ़र होने वाली फोर्स की जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर देंगे। लेट से जो नई फोर्स आती है वो है एफ प्राइम और ये कम होगी पुराने वाली फोर्स यानी एफ से, और एफ वो फोर्स है जो कि फ्री स्पेस की मौजूदगी में दो चार्जेस एक दूसरे पर लगा रहे हैं। अब ये एयर के मॉलिक्यूल्स फोर्स को Q1 से Q2 तक ट्रांसफ़र होने के लिए कितना रेजिस्ट करते हैं, इसको डिनोट किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है एक कांस्टेंट की मदद से जिसे बोला जाता है परमिटिविटी। और यहाँ पर चूंकि एयर की बात हो रही है तो इसकी परमिटिविटी को डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन ए से। बिल्कुल इसी तरह फ्री स्पेस की परमिटिविटी को डिनोट किया जाएगा ई नॉट से। अब अगर दोनों चार्जेस के दरमियान एयर की बजाय एक ग्लास शीट यानी एक नया इंसुलेटर इंसर्ट कर दिया जाए तो दोनों चार्जेस के दरमियान ट्रांसफ़र होने वाली फोर्स के रास्ते में रुकावट बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स पहले से मज़ीद कम हो जाएगी। अब जो नई फोर्स है वो मान लीजिए कि एफ प्राइम डबल प्राइम है और एफ डबल प्राइम इट विल बी मच मच स्मॉलर देन एफ। ये इस एफ के मुकाबले में और भी ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी। तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान ये ग्लास शीट इस फोर्स को ट्रांसफ़र होने में कितनी रुकावट पैदा करता है उसे डिनोट किया जाएगा एप्सिलॉन जी से यानी परमिटिविटी ऑफ ग्लास। तो यहाँ पर हम एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि कहलाता है एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर ये एक्चुअली रेशो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहाँ परमिटिविटी ऑफ मीडियम में एयर की परमिटिविटी भी आ सकती है, ग्लास की परमिटिविटी भी आ सकती है या किसी भी और मीडियम की। सो इसे डिवाइड करेंगे हम वैक्यूम की परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से। तो हमारे पास जो रेशो है वो कहलाएगी रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी दो चार्जेस के दरमियान फोर्स उतनी ही कम हो जाएगी। तो यहाँ से ये रिज़ल्ट निकलता है कि अगर दो चार्जेस के दरमियान कोई इंसुलेटर जिसे यूजुअली डाइलेक्ट्रिक का नाम दिया जाता है इंसर्ट कर दिया जाए तो दोनों चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो रिड्यूस हो जाती है। कितना रिड्यूस हो जाती है? बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर। इसका मतलब ये है कि अगर दो चार्जेस के दरमियान आप मीडियम यानी कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे तो दोनों चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। कितना डिक्रीज़ करेगी? बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर। और ये एप्सिलॉन आर क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिटिविटी, या इसे दूसरा नाम दिया जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। सो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यू फोर्स आएगी दो चार्जेस के दरमियान मीडियम इंसर्ट करने के बाद यानी एफ प्राइम, ये फोर्स पहले वाली फोर्स यानी एफ से कम होगी। कितना कम होगी? एप्सिलॉन आर टाइम्स। सो जो नई फोर्स है दिस इज़ इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर इंटू एफ।